नमस्कार साथियों, आर्य शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट 2025 के अंतर्गत मनोविज्ञान विषय से संबंधित। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि मनोविज्ञान समस्या नहीं, अब समाधान। एक बार अवश्य देखें मनोविज्ञान क्या पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, संपूर्ण विश्लेषण लेवल 2 और 1 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। तो आज हम बात करेंगे जो शेष बचे दिन में उसमें मनोविज्ञान को किस प्रकार पढ़े कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने राइट हों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ये। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में कितने प्रकार के कितने प्रश्न आएंगे, कुल कितने अंग होंगे, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान जो है उसका रीट के अंदर जो नाम है सब्जेक्ट का वो है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या। कुल इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 30 प्रश्नों का जो अंक भार है वो भी 30 है। इस बार क्या है, कुल 7 इकाई है। हर बार इसमें 5 इकाई होती है, लेकिन इस बार 2 नए इकाई ऐड की गई, तो इस बार कुल इकाई जो हो गई है 7 हो गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी सवाल 30 के 30 प्रश्न आपको करने ही हैं। ठीक है, पेपर की जब आप शुरुआत करोगे परीक्षा के अंदर तो सबके अंदर शुरुआत के अंदर इसके 1 से लेकर 30 सवाल आते हैं। शुरुआत में ही जो पेपर होता है उसमें सबसे पहले मनोविज्ञान के ही सवाल आते हैं 1 से लेकर 30 तक। तो कुल 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक होंगे। कुल इकाई इस बार 7 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यही है, सब के सब 30 के 30 सवाल करने हैं। पेपर की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 30 तक मनोविज्ञान के ही आते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझते हैं कि किस पाठ्यक्रम में किस पर अधिक महत्व देना है। तो यह है रीट के अंदर मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम। इसमें कुल टोटल 7 इकाई है। इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल 7 इकाई में इसको बांटा हुआ है। हमने इस पाठ्यक्रम को अलग अलग 4 भागों में बांटा है। भाग 1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसमें 4th इकाई, उसके बाद 5वीं इकाई और अंतिम में 6-7 इकाई। पहली बात करते हैं इकाई फर्स्ट में जो हमने बांट रखा है इकाई 1 और 2 और 3 को। इस टॉप पाठ्यक्रम के अनुसार अगर देखें तो इकाई 1, 2 और 3 इनको मैं सरल वाले टॉपिक में ले सकता हूँ। इनका जो पाठ्यक्रम है वो सरल से कठिन की ओर है। तो शुरुआत की जो पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई है, पूरे पाठ्यक्रम में अगर देखें तो ये सबसे सरल इकाइयों में से छोटी इकाइयाँ हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही किए जा सकते हैं। तो पहली इकाई है वो है बाल विकास और वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका। इसमें 2 टॉपिक दे रखे हैं। बाल विकास के अंतर्गत पूरा बाल विकास दे रखा है, जिसमें बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उन अवस्थाओं में जो अलग अलग विशेषताएं होती है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, वो विशेषताएं। उसके अलावा मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान को सामान्य ज्ञान है वो भी इसके अंतर्गत आता है। शुरुआत कहाँ से हुई, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा की परिभाषा, ये सभी चीज़ें बाल विकास के अंतर्गत आती है। और एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण। हमेशा 1 से 2 प्रश्न इससे बनते हैं, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इकाई 1 जो है सबसे सरल इकाई के अंतर्गत मैं रखता हूँ सबसे पहले ऊपर। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। उसके बाद इकाई नंबर 2, इसके अंदर 3 मुख्य भाग बनते हैं। एक तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, एक व्यक्तित्व और एक बुद्धि। तीनों इकाई अच्छी है, छोटी है और जल्दी समझ में आने वाली है, तो इसको मैंने दूसरे स्थान पर रखा है। उसके बाद है इकाई 3, ये भी सरल इकाई है। इसके अंदर विविध अधिगम करता हूँ कि समझ, दूसरा अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ और तीसरा समायोजन। छोटे छोटे टॉपिक है तीनों। इकाई 3 में जो टॉपिक है वो तीनों भी छोटे छोटे हैं। इकाई 2 में जो है वो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे हैं। और इकाई 1 जो सामान्य मनोविज्ञान से संबंधित है, बाल विकास है, वंशानुक्रम है, वातावरण। तो ये जो पहला जो भाग बनाया है मैंने, इसमें इन 3 इकाइयों को रखा है, इकाई 1, 2 और 3। इन पर आपको ज़्यादा समय देना है। अगर तीनों का अगर देखें तो कम से कम 10+ प्रश्न जो है इनमें से बन जाते हैं हर बार। ठीक है, फिर मैंने इकाई रखा है 4 को दूसरे में। मैं इसको मनोविज्ञान की जो इकाई दे रखी है 7, इसमें सबसे कठिन अगर कोई इकाई है तो वो ये है, क्योंकि इसमें आपको समझना ज़्यादा पड़ेगा। और जितना 1, 2 और 3 इकाइयों का जितना भार है वो इस 4 के बराबर है। यानी ये सब एक तरफ और इकाई 4 है जो एक तरफ रख सकते हैं, क्योंकि इकाई 4 बहुत बड़ी है। इसमें अधिगम का अर्थ संकल्पना, पूरा अधिगम आता है, अधिगम के सिद्धांत आते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं आती है, अभिप्रेरणा आती है। तो इकाई 4 जो है इन 7 इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई है। अगर 1, 2 और 3 इकाइयों को एक तरफ रख दे और अधिगम वाली 4थी इकाई को एक तरफ रख दे, दोनों का भार बराबर होगा और प्रश्न भी इस इकाई में से ज़्यादा बनते हैं। इस एक इकाई में से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ये सबसे कठिन इकाई मैं इसमें कह सकता हूँ, लेकिन पढ़ना सबको है। फिर आता है 5वां, इसको मैंने अलग तीसरा पार्ट इसका
उसमें मैंने रखा इकाई 5 को। इकाई 5 को इसमें रखने का कारण ये है कि अलग करने का, कि इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, एनसीएफ 2005, मापन मूल्यांकन, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, आरटी 2009, इसको अलग इसलिए किया क्योंकि ये टॉपिक आपके शिक्षण वीडियो से मिलता जुलता है। शिक्षण वीडियो से मिलता जुलता टॉपिक है आपका ये, इसलिए इसको मैंने अलग रखा है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उसका सिमिलर जो है शिक्षण वीडियो में भी मिलेगा कुछ ना कुछ पार्ट, तो इसको मैंने अलग किया। अगर आप शिक्षण वीडियो के साथ साथ इसको तैयार कर लेंगे तो ये 5वीं इकाई जो है आपकी वहाँ साथ में हो जाएगी। कुछ थोड़ा अलग है लेकिन अधिकतर पार्ट मिलता हुआ है शिक्षण वीडियो से। तो फर्स्ट में रखा है अपने पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई को सरल पार्ट के अंतर्गत। इकाई 4 को रखा है कठिन के अंतर्गत। पढ़ना तो है लेकिन इसको तो कठिन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी इकाई है। इकाई 4 जो है बहुत बड़ी है, इसलिए इसको कठिन बताया, क्योंकि इसको आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत समय लेगी है, और इसको अगर पूरा भी नोट्स बना के देख के करते हो तो भी टाइम लगता है। और तीसरी जो पार्ट में रखा है वो रखा है इकाई 5 को, क्योंकि इसको अलग इसलिए किया क्योंकि शिक्षण वीडियो से संबंधित ये इकाई है। इसकी जो टॉपिक है वो शिक्षण वीडियो से संबंधित है, इसलिए इसको अलग कर रखा है इकाई 5 को। फिर चौथे पार्ट में मैंने रखा है इकाई नंबर 6 और 7, ये 2 नई इकाई है। जो नया जुड़ा है वो मैंने इसको अलग कर रखा है यहाँ। इकाई 6 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंधित पूरी टॉपिक, और 7 में है राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं, तो इसको मैंने नए के अंतर्गत रखा है। तो पाठ्यक्रम को मैंने पूरे पाठ्यक्रम को, शिक्षा मनोविज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट में रखा है उन इकाइयों को जो सरल है, छोटी है और उसमें से प्रश्न बनते हैं, जिसमें इकाई 1, 2 और 3, जिसमें बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, अधिगम आने वाली कठिनाई ये आती है। बड़ी इकाई और कठिन के रूप में मैंने रखा है इकाई 4 को, जो अधिगम है। कठिन इसलिए और बड़ी होने के कारण इसको मैंने अलग कर रखा है, इसको 1 को अलग रखा है, इनको साथ में रखा है 3 को, इसको 1 रखा है। फिर तीसरे पार्ट में मैंने रखा है इकाई 5 को, क्योंकि ये शिक्षण वीडियो से मिलता जुलता पार्ट है। मापन मूल्यांकन है, क्रियात्मक अनुसंधान है, आरटी है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, ये सभी शिक्षण वीडियो के अंतर्गत भी हमने को पढ़ने को मिलता है, इसलिए इसको अलग रखा है। अगर आप शिक्षण वीडियो के साथ साथ इसको तैयार कर लोगे तो ये इकाई आपकी वहाँ तैयार हो जाएगी। फिर चौथे पार्ट में मैंने रखा है जो नया जुड़ा है इस बार, उसमें इकाई 6 और 7 है। नया इसलिए अलग कर रखा है कि नया जुड़ा है तो ऑब्वियसली इसमें से प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे, नई जो चीज़ होती है उसमें प्रश्न पूछेंगे। इकाई 2 है तो कम से कम इन दोनों को मिला के आप 2 से 4 प्रश्न तो मान के चलो कि इस इकाई से आएंगे। तो ये था पूरा पाठ्यक्रम का विश्लेषण सरल से कठिन की ओर। अब देखते हैं आप जो ये पढ़ रहे हो मनोविज्ञान, उसका सोर्स कहाँ से हो सकता है। तो सबसे पहले जो पाठ्य सामग्री की बात करें तो सबसे पहले आता है कोचिंग के द्वारा। आपने कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रखी है तो उससे संबंधित आपके नोट्स, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए नोट्स आपके पास होंगे, उनकी पूरी सामग्री आपके पास होगी। दूसरा, अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कोई अच्छी गाइड होगी, बुक होगी जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होगी। तीसरा, कोई अन्य नोट्स, किसी अध्यापक के बनाए हुए नोट्स होते हैं, बच्चे उनको भी पढ़ते हैं। और चौथा, यूट्यूब टीचर से आप किसी से शिक्षा मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये 4 सोर्स है जहाँ से अपन शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। एक तो कोचिंग के द्वारा, अगर कोई टीचर कोचिंग में पढ़ा रहा है मनोविज्ञान तो वहाँ से उनके नोट्स हैं, उनके लिखाए गए पैराग्राफ हैं, वो हैं। दूसरा, सेल्फ, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके बाद अच्छी गाइड होगी, उससे वो तैयारी कर रहा है। तीसरा है अन्य नोट्स। अन्य नोट्स में अपन ये मान सकते हैं किसी टीचर के बनाए हुए नोट्स से कोई विद्यार्थी तैयारी करता है घर बैठ के। और चौथा है यूट्यूब पर कोई टीचर अगर मनोविज्ञान पढ़ा रहा है तो आप उससे अगर पढ़ रहे हो तो वो चौथा हो गया। अब देखते हैं कि मनोविज्ञान को पढ़ा कब जाए। अलग इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कब पढ़ने का, क्योंकि ये थोड़ा अलग विषय है। हर एक विद्यार्थी के ये स्कूल समय से साथ में नहीं होती। ये अधिकतर 12th पास जो BSTC करते हैं तो BSTC में उनको देखने को मिलती है। बीएड करने वालों को BA के बाद इसको देखने को मिलती है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट जुड़ता है मनोविज्ञान, ये BSTC करते समय जुड़ता है और बीएड करते समय है। कुछ विद्यार्थियों ने अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ले रखे होते हैं, लेकिन अधिकतर जो विद्यार्थी होंगे रीट के अंदर उनको ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है BSTC के समय में पढ़ने को मिला है, बीएड के समय के पढ़ने को मिल रहा है। उसके अलावा जब शिक्षक भर्ती होती है तब ये पढ़ने को मिलता है, अन्य भर्तियों में भी इसके सवाल नहीं आते। तो ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा अलग है। इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अन्य जो कंपटीशन के सब्जेक्ट होते हैं उससे अलग होती है। इसलिए मैंने इसको पढ़ने का जो समय बताया मेरे हिसाब से
आपका समय अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा बताया हुआ समय सही हो, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा बताया जो समय है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मनोविज्ञान को अगर आप पढ़ें तो सुबह अगर आप जल्दी इसको पढ़ें, सुबह 4 से लेकर 8 बजे के बीच में सुबह के समय आप इसको अगर अच्छी तरह से पढ़ें तो आपको समझने में आसानी होगी। इसको अलग से इसलिए रखा है क्योंकि इसमें क्या, पढ़ने के साथ साथ याद तो करना ही है, लेकिन याद करने से पहले इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है समझना प्लस याद करने वाला है। इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते कि लेके बैठ गए और याद कर रहे हो, नहीं, इसको आप समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप याद करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको मैंने जो समय बताया मेरे हिसाब से अगर आप इसको सुबह 4 से लेकर 8 बजे के बीच जब आप पढ़ाई की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले इससे ही शुरुआत किया करो, मनोविज्ञान से, क्योंकि इसका जो प्रश्नों की संख्या है वो भी ज़्यादा है, 30 प्रश्न यहाँ से आते हैं। यहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे तो अपने जो 90 प्लस का जो सोच रखा है रीट के अंदर, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए इसको बताया मेरे हिसाब से कि आप इसको जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करो सुबह तो सबसे पहले मनोविज्ञान को पढ़ो, और इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्रतिदिन 1 से 2 घंटा, कम से कम 1 घंटा और अधिक से अधिक 2 घंटा अगर आप रोज़ इसको दोगे तो आपको जो मेरा लगता है आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। और पढ़ने का जो समय है मेरे हिसाब से शुरुआत मनोविज्ञान से करो, क्योंकि थोड़ा अलग भाषा है, इसकी लैंग्वेज अलग है, क्योंकि इसमें याद करने के साथ इसको समझना भी पड़ता है साथ साथ। इसलिए मनोविज्ञान को आप सुबह के समय ज़्यादा हो सके उतना प्रीफर करो। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत कैसे करें पढ़ाई की, जो मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे। अभी तक हमने देख लिया कि पाठ हमने सबसे पहले सिलेबस को अलग अलग भागों में बांट लिया, सरल टॉपिक कौन से, कठिन कौन सा है, नया कौन सा जुड़ा है, कौन सा किसी से मिलता हुआ है। उसके बाद इसको कब पढ़ना है कि सुबह के समय पढ़ाई की जब शुरुआत करते हैं, दिन में शुरुआत जहाँ से करते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान को पढ़ो, प्रतिदिन 1 से 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा और कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना ही है। ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है हर एक के अंदर, तो अगर आप मनोविज्ञान को ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर दूसरा सिलेबस रह जाएगा। इसलिए 1 घंटा, अधिक से अधिक 2 घंटे प्रतिदिन आप दोगे तो भी अभी समय है, 40 से 45 दिन का समय, उसमें आपके लिए मनोविज्ञान सब्जेक्ट जो अच्छा तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब शुरुआत जो करता है पढ़ाई की कैसे करें, सबसे पहले रीट के जो पुराने पेपर आ रखे हैं, जो पुरानी परीक्षाएं हो रखी है रीट की, उनके पुराने पेपर में मनोविज्ञान के सवाल देखो। मनोविज्ञान के जो सवाल देख रहे हो उनको टॉपिक वाइज अलग करो। टॉपिक वाइज बोले तो कि अधिगम में कौन कौन से सवाल आ रखे हैं अभी तक और कितने आ रहे हैं, ये देखो हर पेपर में अधिगम के कितने सवाल आ रहे हैं, बुद्धि के सवाल जो आ रहे हैं उनको अलग करो, समायोजन के कितने सवाल आ रहे हैं, हर पेपर में कितने सवाल आ रहे हैं उनको अलग करो, बाल विकास से संबंधित कितने प्रश्न बन रहे हैं उनको अलग करो। तो पहला जो पॉइंट है अपना वो यही है कि रीट के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनमें टॉपिक वाइज जो प्रश्न हैं उनको देखो आप हर एक प्रश्न में, कि जैसे आप देख रहे हो 2022 का रहा शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर, उसके अंदर आप 30 सवाल देखो तो उसमें सबसे पहले अधिगम के सवाल देखो, बाल मनोविज्ञान में अधिगम के देखो, उसके बाद बाल विकास के देखो, वंशानुक्रम के देखो, समायोजन के देखो, बुद्धि के देखो, मापन मूल्यांकन के कितने सवाल रखे, सब प्रश्नों को अलग अलग टॉपिक वाइज करके पढ़ो तो आपको मालूम चलेगा कि पेपर में किस टॉपिक का कितना बार आ रहा है। अधिगम से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, बुद्धि से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, या बुद्धि से हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, समायोजन का 1 प्रश्न आ रहा है, मापन मूल्यांकन के कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो आप जब पूरे टॉपिक का एनालाइज करोगे पेपर का तो उनको टॉपिक वाइज अलग करके देखो, फिर उनको पढ़ो, पैटर्न समझो उनका कैसा है, प्रश्न किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, बुद्धि में सवाल किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, अधिक बुद्धि में ज़्यादा प्रश्न किससे पूछे, परिभाषाओं से पूछे जा रहे हैं या सिद्धांत से पूछे जा रहे हैं, अधिगम में ज़्यादा सवाल कहाँ से आ रहे हैं, अधिगम के अर्थ और संकल्पना से आ रहे हैं या अधिगम के जो सिद्धांत है उनमें से आ रहे हैं। तो आपको उससे पैटर्न पता चलेगा पेपर का कि पेपर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है प्रत्येक टॉपिक को विभिन्न भागों, टुकड़ों और बिंदुओं में बांट कर पढ़ो। जैसे कोई भी टॉपिक होता है उस टॉपिक को आप सबसे पहले पूरे भागों में अलग अलग टुकड़े कर दो, उसका पोस्टमार्टम कर दो, उसको जितना खोल सकते हो उतना खोल दो, उसके छोटे छोटे भाग बना दो ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। जैसे आप किताब लेके बैठोगे या नोट्स लेके बैठोगे और जैसे मान लो आपने खोला है अधिगम का टॉपिक या बुद्धि का टॉपिक कोई भी, तो आप सबसे पहले देखोगे कि जैसे आप अधिगम का खोलोगे तो आप देखोगे या तो आपके पास नोट्स होंगे या बुक होगी या कोचिंग द्वारा लिखाए नोट्स होंगे। तो आप देखोगे कि अधिगम के जो पेपर हैं कम से कम रजिस्टर में आपके 50 से 60 पेपर भरे हुए होंगे, बड़ा टॉपिक है। या बुद्धि के ले लो, बुद्धि में भी होंगे 15 से 20 पेज, 50 से 60 पेज होंगे। तो आप इन 50 से एक शुरुआत से करोगे, पहले पेज से 60 पेज तक पहुँचने में आपको लगेगा बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसी आप अधिगम को के टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट दोगे तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि अपने कौन कौन से टॉपिक हो गए।
समझे आप? तो किसी भी टॉपिक को विभिन्न भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे ये बुद्धि का टॉपिक है, ये बुद्धि का पूरा टॉपिक है कि बुद्धि, तो बुद्धि में क्या क्या पूछते हैं, तो सबसे पहले आता है वैसा बुद्धि का अर्थ परिचय, तो ये पहला टॉपिक हो गया। अच्छी तरह इसको समझ लिया तो एक टॉपिक अपने क्लियर हो गया। दूसरा हो गया बुद्धि की परिभाषाएं, तो बुद्धि से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, 8 से 10 परिभाषाएं मुख्य रूप से, या 10 प्लस होगी तो उन परिभाषाओं को अलग पढ़ लिया, ये दूसरा टॉपिक हो गया। उसके बाद देखते हैं बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो बुद्धि के प्रकारों को देखो, तीनों को अच्छी तरह उनको समझो। जैसे 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकारों को अच्छी तरह समझो, मूर्त अमूर्त सामाजिक, तो ये तीसरा टॉपिक बुद्धि में ही ये तीसरा बिंदु हो गया। उसके बाद बुद्धि के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको देखो, तो बुद्धि के सिद्धांतों को देखो, लगभग 18-20 सिद्धांत हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बुद्धि का मापन किस प्रकार होता है, तो ये 5वां बिंदु हो गया, बुद्धि के अंदर के मापन कैसे किया जाता है बुद्धि का। उसके बाद बुद्धि लब्धि की सारणी बनती है, वो सारणी देखो। अंत में बुद्धि का जो परीक्षण है, कौन कौन से बुद्धि परीक्षण होते हैं, उसमें भी व्यक्तिगत सामूहिक, उसमें भी 2 भाग हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो ये हुआ पूरा टॉपिक का पोस्टमार्टम। पूरे टॉपिक को अलग कर दो आप, ताकि आपको मालूम चलेगा आपने अभी तक क्या पढ़ लिया है। और आप जब प्रश्न पत्र पुराने देखोगे तो आपको उस समय भी मालूम चलेगा कि प्रश्न कहाँ से बन रहा है। जैसे आप देखोगे पुराने बुद्धि के सवाल कहाँ से बन रहे हैं, सिद्धांत से ज़्यादा बन रहे हैं, प्रकार से ज़्यादा बन रहे हैं, परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जा रही है बुद्धि की, तो आपको वो एनालिसिस करने में भी मदद मिलेगी। एक और देखिए अधिगम का, जैसे अधिगम का टॉपिक है, अधिगम के टॉपिक को भी आप अलग अलग भागों में बांट सकते हो। सबसे पहले ले लिया अधिगम का अर्थ वगैरह आ गया जिसमें, दूसरे में अधिगम की परिभाषाएं, फिर इसके जो अधिगम के दृष्टिकोण है अलग अलग, उन सबको ले लिया। अधिगम की प्रक्रियाएं किस प्रकार चलती है वो हो गया एक अलग टॉपिक, छोटा बिंदु। अधिगम के सोपान कौन कौन से वो देखो। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर ये आ गए अधिगम के नियम, जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। अधिगम के उपगम कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा अधिगम के सिद्धांत कौन से, व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से, ये अलग है 5-7 सिद्धांत। रचनात्मक सिद्धांत हैं 8 से 10, वो अलग है। तो ये पूरे टॉपिक जो होता है, किसी भी टॉपिक को आप अलग अलग भागों में बांट के अलग कर लो पहले, फिर आपको उसके हिसाब से आप टिक मार्क करते जाओगे। आज आपने अधिगम के अर्थ, परिभाषा और दृष्टिकोण पढ़ लिया है, फिर अगले दिन आप पढ़ लो प्रक्रिया, सोपान, विशेषताएं पढ़ लो, फिर प्रभावित करने कारक और मुख्य नियम देख लो। तो इस तरह किसी भी टॉपिक में आप अलग अलग भाग करके पढ़ोगे तो पढ़ने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, ठीक है। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु क्या कहता है, फिर प्रत्येक टॉपिक के एक एक बिंदु को पढ़ें, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक को विभिन्न भागों, टुकड़ों, बिंदुओं में बांट लो, फिर प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग बिंदुओं के साथ पढ़ो, ताकि आपको मालूम रहेगा आपने बुद्धि के अंदर, अधिगम के अंदर, मापन मूल्यांकन के अंदर, बाल विकास के अंदर, वंशानुक्रम के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर आपने कितने उसके पार्ट पढ़ लिए, ठीक है। और साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। ये शॉर्ट नोट्स आपको परीक्षा से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले रिवीजन करने में बहुत मदद करेंगे। कारण क्या है साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने का, क्योंकि आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसमें जब आप शुरुआत में पढ़ते हो उस समय आपको वो पूरा टॉपिक होता है। जैसे अधिगम को आपने अपने रजिस्टर के अंदर, बुक के अंदर आप देखोगे तो 50 से 60 पेज होंगे, बुद्धि के 15-20 पेज होंगे, समायोजन के 10 पेज आराम से मिल जाएंगे। इस तरफ आप देखोगे तो इनका रिवीजन अब बार बार नहीं हो सकता एक साथ। 60 पेज आप कब पढ़ोगे वापस रिवीजन में, तो जब आप इसको तैयार करते हो, शुरुआत में जब इसको पढ़ते हो, उसके साथ साथ इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। 60 पेज को आपने 5 पेज में बदल दिया, 10 पेज में बदल दिया, तो उस समय आपकी रिवीजन करने में बहुत मदद रहेगी। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसके शॉर्ट नोट्स जरूर साथ में बनाएं, जो आपको परीक्षा के समय पढ़ने में बहुत मदद करेंगे, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। 5वां टॉपिक देखिए, 5वां बिंदु, छोटे टॉपिक को अधिक महत्व दें, प्लस अधिक प्रश्न आने वाले टॉपिक को भी अधिक महत्व दें। आप जब पेपर का एनालाइज करोगे, पुराने पेपर के, रीड के बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, आर्ट, टेट और रीड मिला के अच्छे खासे 5-7 पेपर हो चुके हैं। आप उनके जब पूरे प्रश्न देखोगे पुराने मनोविज्ञान से, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस टॉपिक में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, छोटे टॉपिक में से प्रश्न कौन कौन से आ रहे हैं, छोटे टॉपिक में से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, और जिस टॉपिक में से प्रश्न अधिक आ रहे हैं उस टॉपिक को अधिक महत्व दो। किसी एक टॉपिक में से 5-5, 6-6 सवाल आ रहे हैं, 7-7 सवाल आ रहे हैं, 8-8 सवाल है, तो उस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दो। तो ये सब आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप पुराने पेपर का एनालाइज करोगे। 6वां पॉइंट है, कोई भी टॉपिक कठिन लगे या बड़ा लगे तो उसका बेसिक तो पढ़ना ही है। आपको कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगे कि ये बहुत बड़ा है, कठिन लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या पता किस टॉपिक में से कौन सा सवाल पूछ ले, आपने उस टॉपिक को हाथ भी नहीं लगाया, पढ़ाई भी नहीं, उस टॉपिक में से बिल्कुल हल्का सा छोटा सवाल पूछ ले, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको छोटा सवाल, बेसिक सवाल भी नहीं आएगा। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, भले वो कठिन हो या बड़ा हो, उसका बेसिक तो पढ़ना ही है। अब पूछते हैं बेसिक क्या होता है।
बेसिक क्या मतलब, बेसिक का अर्थ है जैसे ले लीजिए टॉपिक आपका बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि में आप नॉर्मल चीज़ें क्या होती है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की कोई महत्वपूर्ण 2-4 परिभाषाएं होती है जो दे रखी होती है मनोवैज्ञानिकों द्वारा, वो देख ली। बुद्धि के मुख्य प्रकार देख ली, ज़्यादा डीप में आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन मुख्य प्रकार तो मालूम है ना कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि के सिद्धांत आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन नाम वगैरह पता कर सकते हो, कौन किसने कौन सा सिद्धांत दिया। ज़्यादा डिटेल में सिद्धांत तो आपको नहीं याद हो रहा है, लेकिन आप ये तो पता कर सकते हो कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, एक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, एक खंड सिद्धांत कारक, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो ये बेसिक कहलाता है। बुद्धि की एक बुद्धि लब्धि की एक सारणी चेक कर ली, एक सारणी को याद कर लिया, तो ये होता है बेसिक, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक प्रजामंडल का टॉपिक है जीके में, तो प्रजामंडल का टॉपिक वैसे आप पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन बेसिक क्या होता है कि प्रजामंडल कौन कौन से हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनके संस्थापक कौन कौन है, इनकी स्थापना के समय इनका स्थान कौन सा था, ये होगी बेसिक जानकारी, ये होती है बेसिक जानकारी। ऊपर से पढ़ना वो कहलाता है बेसिक। उस टॉपिक को अपने के बारे में, उस टॉपिक के संबंध अपने को कितनी सामान्य जानकारी, वो होती है बेसिक जानकारी। तो ये था कि कोई भी टॉपिक कठिन लगे, बड़ा लगे तो छोड़ना नहीं है, बेसिक तो उसका पढ़ना ही है, क्योंकि पता नहीं उस टॉपिक में से अपन उसको कठिन मांग रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर ने उसमें से सरल सवाल ही दे दिया, छोटा सवाल दे दिया, बेसिक सवाल दे दिया, तो अपने वो छूट ना जाए, इसलिए बेसिक तो किसी भी टॉपिक का पढ़ना ही है। अब देखते हैं रिवीजन या दोहरान किस प्रकार करना है। रिवीजन करने के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है प्रतिदिन का प्रतिदिन। जैसे आज आपने मनोविज्ञान के अंदर 3 टॉपिक, 3 बिंदु किसी के कवर किए टॉपिक के, तो क्या करोगे, कल वापस पढ़ने से पहले उन तीनों बिंदुओं को वापस एक बार रिवाइज कर लिया। मतलब रोज का रोज, जो आज आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कल, जो कल पढ़ा उसका रिवीजन परसों, तो रोज का रोज रिवीजन, जैसे जैसे आगे जुड़ता जाए वैसे वैसे रिवीजन। या दूसरा है कि पूरा टॉपिक होने के बाद, पूरा टॉपिक मतलब जैसे आपने बुद्धि पढ़ी है, बुद्धि के अंदर आपने पढ़ ली है परिभाषाएं, तो पूरी परिभाषाएं हो गई, उसका पूरा रिवीजन कर लिया। या पूरी इकाई का रिवीजन कर लिया, जिसमें बुद्धि का पूरा एक साथ कर लिया, व्यक्तित्व का साथ में कर लिया। तो या तो प्रतिदिन का प्रतिदिन रिवीजन करो, या टॉपिक पूरा होए तो उस टॉपिक का जैसे पूरा हुआ फिर उसको वापस रिवीजन करो, या पूरी इकाई का रिवीजन एक साथ कर लो। ये होता है दौरान का समय, ये इस तरह से रिवीजन किया जाता है। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो होते हैं टॉपिक वाइज, वो जरूर हल करें। मान लो आपने एक टॉपिक कर लिया वंशानुक्रम आपने पूरा कर लिया है, वातावरण आपने पूरा पढ़ लिया, तो अब वंशानुक्रम वातावरण से संबंधित जो भी प्रश्न है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पिक, उन प्रश्नों को आप जरूर हल करें। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, वंशानुक्रम या वातावरण या बुद्धि या समायोजन, व्यक्तित्व, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो उसको आपके कितना कवर हुआ है। प्रश्न करने से ही आपका दिमाग खुलेगा, माइंड खुलेगा। तो कोई भी टॉपिक पूरा होने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी प्रश्न हैं वो जरूर हल करें। पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों को जरूर हल करें, ठीक है। और पूरा पाठ्यक्रम होने पर कम से कम 5 मॉडल पेपर मनोविज्ञान के जरूर हल करें। जबकि आपको लगे कि आपने पूरी 1 से लेकर 7 इकाई अच्छी तरह से पढ़ ली है रिवीजन करते हुए, उसके बाद एग्ज़ाम से पहले 27 फरवरी को शायद आपका एग्ज़ाम है, तो 27 फरवरी से पहले या 27 से पहले मानो तो 5 दिन पहले या 20 फरवरी से पहले 5 मॉडल पेपर मनोविज्ञान के पूरे, मतलब सिर्फ मनोविज्ञान के 30 जिसमें सवाल आते हैं, पूरे 30, पूरा पाठ्यक्रम से 30 सवाल जहाँ से बनते हैं, उसके कम से कम 5 मॉडल पेपर हल जरूर करना एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको अपने स्तर का मालूम चलेगा कि आप किस स्तर पर बैठे हो। और ये मान के चलो मॉडल पेपर में जो होता है कठिनाई का लेवल, वो मेन एग्ज़ाम से अधिक होता है। तो अगर नंबर आपके उसमें 20 बन रहे, तो आप ये मान के चलो अगर आप आने वाले एग्ज़ाम में 22+ और 25+ खींच लोगे। आपके यहाँ अगर 15 बन रहे हैं तो ये मैं समझो कि 50% बन रहे हैं, यहाँ 15 बन रहे हैं तो आप ये मान के चलो वहाँ 20 तक खींच लोगे। क्यों, एग्जामर जो पेपर बनाता है वो सरल से कठिन की ओर बनाता है, और मॉडल पेपर के जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कठिन डाले हुए होते हैं। तो मॉडल पेपर जरूर हल करें एक बार पूरा पाठ्यक्रम होने पर, कम से कम 5 एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले। ये था मेरा आज का वीडियो आपके लिए मनोविज्ञान से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके आने वाली 27 फरवरी को जो रीट की परीक्षा है उसमें लाभकारी हो। अगर आप इसको फॉलो करें, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से बताया कि किस प्रकार पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, रिवीजन किस प्रकार की जाए, पूरे सिलेबस को किस प्रकार बांटा जाए। मिलते किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।